स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में साइंस देखेंगे 10 क्लास का तीसरा चैप्टर धातु अधातु चल रहा है, उसका तीसरा पार्ट। दो पार्ट में कुछ समझा है, कुछ चीज़ें आज बचा हुआ उसको आज ख़त्म कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, घबराना नहीं है, हमको याद है, उसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए अभी नहीं दिए हैं। एक दो दिन में दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर सिर्फ किताब वाला नहीं देंगे, क्योंकि किताब वाला क्वेश्चन तो किताब में मिल ही जाएगा, उसका आंसर भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरा चैप्टर में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, उससे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और उससे और थोड़ा लॉन्ग यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ये तैयार कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एक चैप्टर में, सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि और इधर उधर से कोई किताब क्वेश्चन के लिए कोई किताब ना लेना पड़े, है ना, इधर उधर कोई और ताक झांक ना करना पड़े, यहीं पे रह करके आपको सारा कुछ तैयारी हो जाए एग्जाम का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बस जो क्लास करा रहे हैं उसको बढ़िया से समझिए, नोट्स दे रहे हैं उसको डाउनलोड करिए झार एडुकेयर एप्लीकेशन से, नोट्स को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर भी वहीं पे अपलोड कर देंगे, यहाँ वीडियो भी दे देंगे और एप्लीकेशन में भी दे देंगे, क्वेश्चन आंसर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी पढ़िए। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, बस रेगुलर क्लास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या बचा हुआ था, धातु की प्राप्ति देखेंगे, धातु की प्राप्ति कैसे होता है। ठीक है, कहाँ गया कलम, धातु की प्राप्ति में क्या क्या हमको जानना है। देखिए, खनिज, छोटा छोटा कुछ डिफिनेशन बचा हुआ है जो कि 1-2 नंबर में पूछता है, तो वही सब डिफिनेशन को समझते हैं। पहला खनिज समझिए। ठीक है, खनिज क्या होता है, तो खनिज क्या है बाबू, देखिए खनिज डिफिनेशन आपको दिखाते चलेंगे, बस समझाते चल रहे हैं। जो प्रकृति में जो भी चीज, प्रकृति में पृथ्वी में जो भी चीज प्राकृतिक रूप से, जिसको इंसान नहीं बनाया, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, तत्व हो या यौगिक हो, जो प्रकृति ने हमको जो भी तत्व या यौगिक दिया है पृथ्वी में जो मौजूद है, जैसे पृथ्वी के अंदर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब है ना, तो ये सभी जहाँ से प्राप्त करते हैं उन वही सबको खनिज कहते हैं, यही सब चीज़ों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज क्या है, तो पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हमको यौगिक या तत्व मिला है, प्राकृतिक रूप से जो यौगिक या तत्व मिला है, तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से 118 तत्व है, तो वह भी सभी तत्व और तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनता है, जो कि प्राकृतिक रूप से हमको मिला है, तो वही सारी चीज़ों को मिला जुला के कहा जाए तो वो खनिज है। ठीक है, छोटा छोटा डिफिनेशन सिर्फ बचा हुआ है, तो छोटा छोटा डिफिनेशन है, तो ये सब डिफिनेशन को याद रखिएगा, आपको दिखाते चल रहे हैं। ठीक है, खनिज क्या है समझ में आ गया, अब समझते होंगे खनिज को। अयस्क क्या है उसके बाद, तो देखिए खनिज जो होता है ना बाबू, हम लोग जो खनिज निकालते हैं, मतलब जो निकलता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब, तो ऐसा थोड़ी है कि ये लोहा जो निकल रहा है तो एकदम शुद्ध लोहा निकलता है, जैसा छड़ हम लोग देखते हैं वैसा थोड़ी जमीन के नीचे से निकलेगी, या जैसा लोहा देखते हैं वैसा लोहा का कोई पत्थर जैसा या लोहा का कोई जमा, मतलब एक जगह पे लोहा जैसा पूरा लोहा, पूरा तांबा, पूरा एल्युमिनियम, इस तरह से शुद्ध चीज़ शुद्ध अंदर से नहीं निकलता है। जमीन से जो खोद के निकालते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें पूरी तरह से शुद्ध सोना या शुद्ध लोहा या तांबा, कोई भी धातु वहाँ पे शुद्ध पूरा ओरिजिनल रूप में नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा मिलावट रहता है। ठीक है, तो ऐसा खनिज, खनिज क्या है, बहुत सारा उसमें मिलावट है, धातु अधातु और अन्य खराबियां भी होगा, जो अशुद्धियां भी होगा, है ना, मिला हुआ, तो अयस्क कहते हैं ऐसा खनिज, पृथ्वी से निकाल रहे हैं वो खनिज है, जैसे कोयला खदान झारखंड में कोयला, अभ्रक, ये सब जो निकालते पृथ्वी के अंदर सब खनिज में आता है, वो सब खनिज है। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में हो, क्या हो, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसको अयस्क कहते हैं। याद रहेगा, धातु अधिक मात्रा में पाया जाए तो उसको अयस्क कहते हैं। जैसे कोयला खदान वाला खनिज, उधर क्या निकालते तो उसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो कोयला तो अधातु है, धातु नहीं है, तो ये अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क कब कहलाएगा, जब खनिज निकाले वहाँ से तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब ज़्यादा मात्रा में हो, यानी कि धातु ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसको अयस्क कहते हैं। तो वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी को खनिज कहते हैं, जिसको निकालना बहुत ही लाभकारी होता है, धातु अधिक मात्रा में रहे तो। ठीक है, तो ये अयस्क भी समझ में आ गया होगा।
उसके बाद और मुख्य मुख्य बातें देखिए, छोटा छोटा डिफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है गैंग। ये गैंग क्या होता है? तो जो अयस्क देखे, खनिज देखे, तो पृथ्वी से जो खनिज निकलता है, पृथ्वी से जो खनिज अयस्क निकलता है, तो उसमें अगर रेत रहता है, मिट्टी रहता है ना, इसी तरह बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है, अशुद्धि होता है। तो मिट्टी, रेत और इसी की जैसे बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है किसमें? तो खनिज या अयस्क में। खनिज ही है अयस्क, जिसमें जिस खनिज में धातु ज़्यादा रहेगा वही अयस्क है, ठीक है। तो ये खनिज या अयस्क में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, मिट्टी, बालू, इसके रूप में जो अशुद्धियाँ, यानी खराब चीज़ जिससे हमको कोई फायदा नहीं है, तो वैसे अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसी को गैंग कहते हैं, याद रखिए, ठीक है, गैंग कहते हैं। उसके बाद और डिफिनेशन में आते हैं भर्जन। भर्जन क्या कहता है? भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्क, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भर्जन और निस्तापन, है ना। निस्तापन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो वो दूसरा वाला निस्तापन लिख देते हैं, जैसे नीचे क्लास में पढ़े थे, निस्तापन भूसा से काची, धान से भूसा अलग करना, तो उस तरह वाला लिख देते हैं, तो वो वाला निस्तापन नहीं। यहाँ पे भर्जन निस्तापन अलग चीज़ है, समझते हैं। देखिए भर्जन क्या है, तो भर्जन में एक अयस्क को याद रखना है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, ये अयस्क क्या है ये तो समझ में आ गया, का है? खनिज जिसमें धातु ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। अब ये सल्फाइड अयस्क क्या है? तो जिसमें सल्फाइड, सल्फाइड क्या है? धातु है। तो जो सल्फाइड धातु जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा तो वही ना सल्फाइड अयस्क होगा। जैसे आयरन अयस्क किसको कहेंगे? जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाएगा, लोहा ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये अयस्क है किसका? सल्फाइड का। तो सल्फाइड अयस्क को, ये जो सल्फाइड अयस्क है, इस सल्फाइड अयस्क को, इसका सूत्र होता है ZnS, सल्फाइड अयस्क। इसको वायु की उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में, ठीक है, वायु के उपस्थिति में किसका? सल्फाइड अयस्क, जिंक सल्फेट, सल्फाइड अयस्क, जिंक, ZnS इसका फॉर्मूला सूत्र होता है। तो ये सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने का साइन त्रिभुज जैसा रहता है, इसका मतलब गर्म, है ना, या तापन लिख सकते हैं। तो अधिक ताप में इसमें, वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा ताप में इसको गर्म करेंगे, तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु ऑक्साइड, ZnO प्लस SO2 अलग हो जाता है, SO2 मिलकर के SO2 गैस बनाता है, ठीक है। तो जिंक का अयस्क जो है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क को ZnS यानी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़्यादा ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करेंगे, तो ये जिंक का ऑक्साइड बना देता है। क्या करता है? यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को भर्जन कहते हैं। याद रखना है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बना, और SO2 गैस। तो SO2 गैस नहीं, ये तो गैस जो रहेगा वो दोनों मिलकर के गैस बनेगा है, मेन चीज़ ये है, ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे Hg, ये सल्फाइड अयस्क, ये भी एक मरकरी सिनाबार जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिनाबार, सिनाबर, है ना, सिनाबर। इसमें मरकरी है और सल्फर है, सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर, सल्फाइड जो है ज़्यादा होगा, तो इसलिए सल्फर का अयस्क कहलाएगा, ठीक है। तो सिनाबार, सिनाबार इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बन जाता है HgO, मरकरी ऑक्साइड बन जाता है HgO, और इससे सल्फर डाइऑक्साइड इससे भी निकलेगा HgO, माने ऑक्साइड बन गया, ठीक है। संतुलित करिएगा बाबू, ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 2, 1 3 गो है, तो 2 2 लगा देते हैं, 4 को कर देते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 2 4 हो गया। तो जिंक भी 2 हो गया, तो 2 लगा दे, और S 1 हुआ, तो इसमें 2 लगा देते, 2 दूनी 4 और 2 6 गो ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 3 लगा देते, 3 दूनी 4। तो ये संतुलित करना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, सब चैप्टर में आएगा, जहाँ भी रिएक्शन रहेगा संतुलित करना पड़ेगा। इसे संतुलित करने का तरीका बहुत अच्छे से समझा है पहला चैप्टर में, देख लीजिएगा, ना देखो तो, ठीक है। तो यहाँ 3 लग जाएगा, तो यहाँ 3 दूनी 2 6, यहाँ 2, ठीक है। हाँ, तो क्या है ये देखिए, मरकरी और सल्फाइड, सिनाबार जिसको बोलते हैं, सिनाबर, सल्फाइड अयस्क,
सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन करेंगे तो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। याद रहेगा, क्या याद रखना है, ये वाला सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये बन जाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रक्रिया है, मेथड है, इसी मेथड प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भर्जन में, ठीक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आता है निस्तापन। तो निस्तापन को समझते हैं, यहाँ ऊपर देखते हैं खनिज अयस्क, ये सब समझ में आ गया। ये भर्जन का कहानी यहाँ तक है, निस्तापन यहाँ पे देखते हैं। इसमें कहा हुआ कार्बोनेट अयस्क, इसमें याद रखना है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु पर अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में बदल जाता है। चीज वही होगा, लेकिन इसमें जिंक सल्फाइड अयस्क याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। भर्जन में सल्फाइड अयस्क, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनेट अयस्क ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ले सकते हैं, ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क हो गया। वायु की उपस्थिति में तापन करेंगे, गर्म करेंगे तो ZnO जिंक ऑक्साइड, और यहाँ कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। संतुलित करो, 3 गो 2 5 गो, यहाँ 2 और 1 3 गो है। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं दिखाना है, क्यों, क्योंकि सीमित वायु है ना, सीमित वायु यानी हल्का फुल्का वायु, ज़्यादा वायु नहीं देना है, ठीक है। तो सीमित वायु पर इसको गर्म करेंगे, तापन करेंगे तो ZnO प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है। तो इसको निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निस्तापन। जिंक कार्बोनेट तापन गर्म किए, ZnO प्लस CO2, तो दोनों एक ही चीज़ है, बस फर्क यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है भर्जन में, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। याद रखिएगा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु यानी कम वायु में गर्म करेंगे अधिक ताप पर तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहेंगे। और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति यानी अधिक वायु रहेगा, अधिक ताप पर गर्म भी करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में बदलेगा, इसको भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क रहे तो भर्जन, कार्बोनेट अयस्क रहे तो निस्तापन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा भी चाहे आप ये दोनों को रट लीजिए, फाइनल एग्जाम में ये दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी है पूछबे करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको एकदम रट लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है उसको भी देख लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए धातु का परिष्करण, यानी धातु को शुद्ध करना, धातु को कैसे निकालते हैं उसका एक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को समझ लेते हैं। इस क्रियाकलाप से भी चित्रात्मक प्रश्न कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो धातुओं के अपद्रव्य को हटाने, माने कि जो अशुद्धियां हैं धातु में, उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से एक एनोड और एक कैथोड का छड़, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट में, उधर चित्र बढ़िया से दिख रहा होगा, हम शॉर्ट में इसको दिखा दे रहे हैं। एक ठो एनोड छड़ रहता है, एक ठो कैथोड। प्लस एनोड वाला में प्लस होता है, कैथोड में माइनस। तो कॉपर सल्फेट, अब अम्लीय विलयन, यहाँ पे कुछ विलयन डाल देंगे, अम्लीय विलयन CuSO4, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन है, ठीक है, अम्लीय CO4। तो देखिए क्या करता होता है, एनोड जो है ना, एनोड इसमें अशुद्ध तांबा, इसमें अशुद्ध तांबा जो है, अशुद्ध तांबा, कॉपर माने तांबा, अशुद्ध तांबा इसमें चिपक जाएगा और शुद्ध तांबा इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो तांबा को शुद्ध करने का ये तरीका है, अच्छा तरीका है, ठीक है। और विलयन जो है CuSO4 विलयन लेंगे, प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूक्ष्म मात्रा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 इसमें मिला हुआ विलयन मिला देंगे, तो क्या होगा, अशुद्ध तांबा जो है इधर कैथोड में चिपकेगा एनोड में, और शुद्ध तांबा कैथोड में, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो अपद्रव है, जो
अपद्रव्य में अशुद्धियाँ हैं वो इस तरह से एक जगह जमा हो जाएगा। तो विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। तो एनोड का जो अशुद्ध धातु है वो नीचे घुल जाता है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड में निक्षेपित हो जाता है। जो शुद्ध रहता है वो कैथोड में निक्षेपित आ जाता है और एनोड में अशुद्ध होना चल जाता है। फिर अविलय अशुद्धियाँ, जो अविलय जो नहीं घुल सकता है, ऐसा जो अशुद्धि है, खराबी है, मतलब मिलावट है, जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ पे जम जाएगा और घुलने वाला घुल के यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, बाकी यहाँ जम जाता है। ठीक है, तो ये एक क्रियाकलाप था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये चित्र उत्र से कभी पूछ सकता है। एनोड में क्या होगा, यहाँ पे ए बी लिख देता है ना, कौन एनोड है कौन कैथोड है, किस में शुद्ध होगा किस में अशुद्ध होगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद संचारण देखना है। संचारण याद करिए कौन चैप्टर में वो पढ़ाए थे, पहला चैप्टर में क्या है, तो धातुएं अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता, धातुएं अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आने पर उसमें क्या होता है, अवांछित पदार्थ का लेप लग जाता है, अवांछित पदार्थ का परत चढ़ जाता है, उसी को संचारण होना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन लिख सकते हैं, धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाता है, यानी कि उसमें अवांछित पदार्थ का लेप चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है, उसी को संचारण होना कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लग जाता है तो अवांछित पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ का ऊपर में परत चढ़ गया। तांबा काला हो जाता है, सोना काला हो जाता है, तांबा हरा हो जाता है और सोना चांदी काला काला पड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी धातु है वो धातु जब अम्ल आर्द्रता या नमी या फिर वायु के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे उसमें कुछ खराबियाँ, कुछ अशुद्धियाँ चिपकने लगता है, तो उसी अशुद्धियों को संचारण कहते हैं, उसी को कहते हैं संचारण होना। धातु संचारित हो गया, जैसे लोहा में जंग लग जाता है। ठीक है, तो किसमें क्या होता है, सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाता है। तो सिल्वर जो है Ag वो काला हो जाता है। ठीक है, सिल्वर Ag चांदी मतलब वो काला हो जाता है। कॉपर क्या होता है, अदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तांबा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो हरा हो जाता है। ठीक है, उसमें कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, इसलिए वो हरियर हो जाता है, हरा हो जाता है। और लोहा कब होता है, तो आर्द्र हवा यानी आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में लोहा आता है तो उसमें भूरे रंग का एक पदार्थ चढ़ जाता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। वो क्या रहता है, तो आयरन ऑक्साइड उसमें जम जाता है। ठीक है, जिसको जंग कहते हैं। तो इससे सुरक्षा का उपाय बताइए। अब संचारण से सुरक्षा, तो पेंट करके लोहे के वस्तुओं को जिसमें पेंट किया जा सकता है, पेंट करके उससे बचा सकते हैं जंग लगने से। दूसरा तेल लगा करके, तीसरा ग्रीस लगा करके, चौथा यसद लेपन करके। तो यसद लेपन एक चीज़ आया, जो भी नया चीज़ आएगा उसको बढ़िया समझते चलेंगे। यसद लेपन, देख बाबू जिंक का पेंट है ये। लोहा में जब जिंक का पेंट कर देते हैं तो उसी को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, लोहा में जिंक का पेंट, जैसे कि अभी रोड जो बनता है उसके साइड में देखे होंगे जो लगा हुआ रहता है लोहा का बड़ा सा, वो लोहा जैसा नहीं दिखता है जनरली, वो थोड़ा सफ़ेद टाइप का रहता है। तो उसमें वो लोहा है लेकिन लोहे में चढ़ा हुआ है जिंक। ठीक है, लोहा को जिंक विद्युत द्वारा, इसको विद्युत लेपन द्वारा उसको लेप किया जाता है। यसद लेपन जिंक का पेंट है, वो जिंक। अब पेंट मतलब ऐसा नहीं कि ब्रश से पेंट किया, नहीं, जिंक और लोहा मिला हुआ है, विद्युत लेपन द्वारा उसका लेपन किया जाता है। पेंट से ब्रश से नहीं किया जाता है, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, ब्रश से नहीं, वो मशीन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, बिजली द्वारा, विद्युत द्वारा उसको चढ़ाया जाता है लोहे की वस्तुओं पर, तो उसको यसद लेपन कहते हैं। जब जिंक का परत चढ़ाया जाए, लोहे में जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उसी को यसद लेपन कहते हैं। ज़्यादातर पुल उल में जो लोहा का उपयोग होता है उसमें ऐसे किया जाता है, और सड़क के किनारे, क्योंकि ये बार बार बदलने वाला चीज़ थोड़ी है ना, एक बार बन जब बहुत सालों तक इसको रखना है सही सलामत, इसलिए अगर डायरेक्ट लोहा देंगे तो तुरंत जंग लग जाएगा, जो कि जंग लगते लगते ख़राब हो जाएगा। इसलिए वैसे जगहों में यसद लेपन किया हुआ लोहा यानी कि जिंक का परत चढ़ाया हुआ लोहा का उपयोग करते हैं। उससे चमक भी थोड़ा आ जाता है उसमें और टिकाऊ भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, यसद लेपन करके, क्रोमियम का लेपन करके, क्रोमियम का लेपन कहाँ पे देखे होंगे, तो साइकिल या हैंडल का पहिया देखे होंगे,
रिम, पहिया का रिम या हैंडल साइकिल का या गाड़ी का हैंडल, पहिया का रिम, तो सब चमकता है एकदम चमचमाल, सफ़ेद सफ़ेद पूरा चमकता है, शकल भी दिखने लगता है वहाँ पे दिखता है। तो वो जो चमचमाल जो चमक रहा है वो चमक क्या है। और कभी देखिएगा खरोच अगर आ गया ऐसा, तो खरोच आ गया तो फिर उसका ओरिजिनल औकात दिखने लगता है, लोहा दिखने लगता है, चिटियाल, है ना। तो क्या हो गया, क्रोमियम का परत चढ़ाने से वो चमकदार हो जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, एक तो दिखने में बड़ा सुंदर लग गया, पूरा चमक रहा है एकदम चमचमाल, और जंग भी से भी बचाता है। ठीक है, तो दो काम करता है ये सब, चमक भी बढ़ा देता है, सुंदरता भी बढ़ा देता है, और जंग लगने से भी बचाता है। तो कहिएगा लोहा का जो साइकिल का घंटी या जो बन रहा है या गाड़ी का, वो ऊपर में क्रोमियम पर चढ़ाया जा रहा है, तो काहे को नहीं क्रोमियम का ही बना दिया जाता है। तो देखो बाबू, क्रोमियम थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा है लोहे का अपेक्षा। अगर क्रोमियम का साइकिल बना दिया जाए तो जो साइकिल 5-6 हज़ार मिलता है उसका दाम लाखों हो जाएगा। कौन खरीदेगा साइकिल है। तो इसीलिए लोहा का रहता है सब कुछ, और लोहा में ऊपर ऊपर चटा दिया जाता है क्रोमियम को, ताकि दिखने में सुंदर, जंग भी ना लगे। ठीक है, तो क्रोमियम लेपन द्वारा या सद लेपन द्वारा, इसी तरह एनोडीकरण द्वारा या मिश्र धातु बना करके भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक, या संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। ठीक, तो यह सद लेपन समझ में आया। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षा रखने के लिए उसमें जिंक यानी जस्ता का पेंट कर दिया जाता है, पतला पतला परत चढ़ाया जाता है, उसी को यह सद लेपन कहते हैं। क्रोमियम का लेपन किया जाता है, उसको क्रोमियम लेपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी चीज देखते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाए, दो या दो से अधिक धातु को मिला दिया जाए तो कुछ नया चीज बन जाएगा, तो उसी को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि जमीन से निकलता है, कोई धातु नहीं है, वो क्या दो से अधिक धातु को मिला हुआ रूप है। ठीक है, या स्टील जो है वो भी धातु नहीं है ओरिजिनल, उसमें भी लोहा और निकेल और क्रोमियम, ये तीन चीज को मिला दिया है, लोहा, निकल और क्रोमियम, इसलिए चमकता भी है और जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, चमचमाल दिखता है क्रोमियम के कारण, और निकेल भी उसमें रहता है। तो मिश्र धातु क्या है, तो दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु मिलाया जा सकता है। तो दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु सबका समांगी मिश्रण यानी पूरी तरह से मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है लोहा, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है जिंक, तो मिश्र धातु नहीं कहेगा। माने ऐसा मिक्स हो गया कि पते नहीं चल रहा है कते लोहा कते का चांदी, या कहाँ पे तांबा कहाँ चांदी, तो उसको बोलते हैं एलॉय, मिश्र धातु। ठीक है, जैसे कांसा, क्या क्या मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा स्टील, इस्पात जिसको बोलते हैं स्टील। क्वेश्चन पूछता है स्टील क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम, ये तीन धातुओं से मिलकर के स्टील बना है। उसको पीतल भी कोई ओरिजिनल धातु नहीं है, ये भी मिश्रण है, मिश्र धातु है। तो किसका, तो कोपर यानी तांबा और जिंक को समांगी मिश्रण बना दिया, उसको मिश्रित करके और पीतल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद कांसा कहेगा, कांसा लोटा थारा डूबा देखे होंगे, शादी उदी में दहेज में दिया जाता है, स्पेशल उसका उपयोग भले हो चाहे ना हो, लेकिन रिवाज है। तो कांसा जो है कॉपर और टीन का बना होता है, कॉपर और टीन का बना हुआ होता है कांसा। ठीक है, कॉपर और टीन। और सोल्डर आयरन सोल्डिंग करने वाला सोल्डर सुने हैं, तो सोल्डर जो होता है वो लेड और टीन का होता है, लेड और टीन, लेड मानी शीशा और टीन का। फिर एक होता है अमलगम होता है मरकरी और अन्य लवण का मिला हुआ, अन्य तत्व का, मरकरी और अन्य तत्व। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। मिश्र धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। संक्षारण से बचाने का उपाय याद रखिएगा, संक्षारण याद रखिएगा, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, ये सब याद रखिएगा। और इससे पहले जो डिफिनेशन बना है वो डिफिनेशन, भर्जन और निस्तापन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैंग क्या होता है, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर इसका अगर तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर लेके, अदरवाइज कमेंट करिए पहले, इसका क्वेश्चन आंसर तो मिल ही जाएगा, टेंशन न को लेने का।
कल या परसों तक दे ही देंगे दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। लेकिन केमिस्ट्री 3 चैप्टर हो गया, अभी 3 ही चैप्टर पढ़िए। आगे फिजिक्स पढ़ाए या बायोलॉजी पढ़ाए कमेंट करिएगा, जो कमेंट ज़्यादा आएगा वही नेक्स्ट में शुरू करेंगे, या तो फिजिक्स या फिर बायोलॉजी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर